हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मौज बहार। तो बच्चों, आप सबके लिए जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स जिन्होंने दिसंबर 2020 में दिए हैं और जिनका जो अटेम्प्ट है जून 21 में सीएस एग्जीक्यूटिव का है, उनके लिए बच्चों सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस हमने आशीष अरोड़ा क्लासेस ने शुरू कर दी है। और आपके लिए बच्चों मैं ये क्लासेस लेकर आया हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव की, जिसमें आज हम जेआईजीएल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सर ये जेआईजीएल क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। शुरू करने से पहले, हाँ जी, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते होंगे। यूट्यूब क्लासेस ली होंगी, फेस टू फेस क्लासेस ली होंगी, या वर्चुअल क्लासेस किसी भी मोड में ली होंगी, मोबाइल ऐप पर, गूगल ड्राइव पर। या फिर आप में से कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे, तो उनको मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सीएस आशीष अरोड़ा है और बेटा पिछले 7 सालों से मैं सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ बच्चों। और आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में जो 5 लॉ के पेपर हैं, 5 जो लॉ के पेपर हैं, फर्स्ट ग्रुप में 3 लॉ के पेपर और सेकंड ग्रुप में 2 लॉ के पेपर जो हैं, वो पांचों ही बच्चों मैं पढ़ाता हूँ। और तो आज बच्चों हम उसमें से एक आपका जो सब्जेक्ट है, हाँ जी, आपको पता होगा आपके मॉड्यूल 1 में 4 पेपर है बेटा, और पेपर नंबर 1 जो आपका है वो जेआईजीएल है। जेआईजीएल स्टैंड्स फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। एक बेटा छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग। बहुत सारे बच्चे ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो बेटा एक बार ध्यान से मेरे साथ बोलिएगा, ध्यान से बोलिएगा मेरे साथ साथ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 2 पार्ट है। एक तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, इसके आगे कॉमा लगा हुआ है, और एक है बेटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम कुछ जनरल लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, कुछ जनरल लॉज के बारे में पढ़ेंगे। और ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों हम। ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी पूरा का पूरा सब्जेक्ट ये इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज के ऊपर है। इसको शॉर्ट में बच्चों जेआईजीएल बोलते हैं। आप बोल सकते हो जेआईजीएल शॉर्ट में। मॉड्यूल 1 का पेपर नंबर 1 है। ये आपका बेटा आईसीएसआई मॉड्यूल मैंने ओपन करा हुआ है। तो ये जो भी क्लासेस बच्चों हम दे रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के, ये लेटेस्ट बेटा क्लासेस हैं जो दिसंबर में बच्चों जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो जून में अपना फर्स्ट मॉड्यूल अपीयर करेंगे, उनके लिए क्लासेस है बच्चों ये। तो लेटेस्ट बेटा क्लासेस है, लेटेस्ट वर्चुअल क्लासेस है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव में है, वो हम पढ़ेंगे जून 21 के लिए। तो सिलेबस में बच्चों देखते हैं एक बार आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपका जो एग्जाम आएगा वो 100 मार्क्स का। वाह सर, 100 मार्क्स का एग्जाम? बिल्कुल। पहले भी तो आप फाउंडेशन में 100 मार्क्स का एग्जाम देकर आए हैं, यहां पर भी आपको 100 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं। अब बेटा सब्जेक्ट की बात करें डिटेल्ड में, तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ, अगर आप चैप्टर्स देखेंगे 17 चैप्टर्स है। आपको सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लॉ दिख रहा होगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिख रहा होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 3rd, जनरल क्लॉजेस एक्ट 4th। ऐसे करते करते बच्चों हमारे टोटल नंबर ऑफ 17 चैप्टर्स है। अब सर ये जो कंपनी लॉ का भी सब्जेक्ट आपने देखा होगा बच्चों। कंपनी लॉ में हम सिर्फ एक एक्ट पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। बट इस सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप गौर करो तो बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अलग एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 अलग एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अलग एक्ट है, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 अलग एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 अलग एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अलग एक्ट है। यहां पर बेटा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही हमें बहुत सारे क्या पढ़ने हैं, बहुत सारे अलग अलग लॉज पढ़ने हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में तो हमें एकमात्र लॉ पढ़ना था, कंपनीज एक्ट। हाँ जी, कंपनी लॉ पढ़ना था, कंपनीज एक्ट 2013 एक ही एक्ट है जिसमें 470 सेक्शंस हैं। यहां पर बच्चों अलग अलग एक्ट है। अब हम सर शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बेटा इसमें आपको बता दूं, जैसे हम कंपनीज एक्ट में पहले बेसिक पढ़ते हैं, चैप्टर 1 पढ़ते हैं, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। आप किसी भी चैप्टर से शुरू कर सकते हैं अपनी स्टडी को, बिकॉज कोई भी चैप्टर दूसरे से लिंकेज नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज सारे अलग अलग लॉज है बेटा, अलग अलग एक्ट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ में मैंने आपको बोला 2 पार्ट है, एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए बेटा एक ही चैप्टर बनाया गया, देखो
ये सोर्सेज ऑफ लॉ दिख रहे हो बच्चों, सोर्सेज ऑफ लॉ, इसमें बेटा ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट दिया गया बस। इसके अलावा बाकी जितना भी बेटा आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज का है बेटा। तो सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। तो बेटा ये कुल मिलाकर चैप्टर हमारा दो पार्ट्स, ये सब्जेक्ट हमारा दो पार्ट में है। तो ये एग्जाम कैसे आता है, तो बेटा एग्जाम्स के बारे में बता देता हूं। 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा। कंपनी लॉ में केस स्टडी आती है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इस सब्जेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, डायरेक्ट आपको उसके आंसर देने हैं। केस स्टडी कम आती है इस सब्जेक्ट में। जैसे हम अगर बात करें कंपनी लॉ की बेटा, वहां पर केस स्टडी ज्यादा पूछी जाती है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में केस स्टडी कम आती है, ये एक एडवांटेज है, ठीक है। और बेटा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर हम बात करें, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और बेटा मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर हम बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है जी बच्चों। ये कुछ बातें मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताई। सर हम किससे शुरू करेंगे, तो बच्चों जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें पहले चैप्टर से शुरू करना चाहिए। हम कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर हम कहीं से भी पिक कर सकते हैं। तो बेटा आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। जी हाँ, आरटीआई बेटा एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, बहुत ही बेहतरीन एक्ट है बच्चों। ये आज हम पहली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आज जो हमारा एक्ट बच्चों शुरू होगा, चैप्टर नंबर 6 है, बट बेटा मेरे अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 1 है, हम पहले इसी पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब बेटा मुझे ये तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक्ट क्या होता है, कानून कैसे बनता है। ये तो आपने आई थिंक फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि लॉ होता है बेटा, लॉ को ड्राफ्ट करा जाता है, बिल को ड्राफ्ट करा जाता है, बिल को पार्लियामेंट के हाउस से पास करवाया जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, वो साइन करते हैं, फिर वो बिल एक्ट बन जाता है। ये सारी बातें आई थिंक आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अब बेटा नाम देखिए एक्ट का, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नाम से क्या समझ रहा है, राइट का मतलब क्या होता है हिंदी में अधिकार, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सूचना। तो बेटा ये सूचना का अधिकार एक्ट है। आपने अब जब मैंने सूचना का अधिकार वर्ड यूज करा, तो आपने कहीं ना कहीं बेटा ये न्यूज में सुना होगा, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंगली। आरटीआई मतलब, आरटीआई तो इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में इसको आरटीआई बोल देते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना का अधिकार। अब देखो बेटा, आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारी पब्लिक अथॉरिटी है। सर ये पब्लिक अथॉरिटी कौन है भाई, तो सुनो ध्यान से। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दे रखी है इस एक्ट में। इस एक्ट में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दी है, बट मैंने तो अभी तक आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाई। तो जब तक डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लीजिए कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी। जी हाँ बिल्कुल, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी है। अब इन गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी मतलब इनकी जवाबदेही है बच्चों। क्या जवाबदेही है, कि जो इंडियन सिटीजन है, हाँ जी, जो इंडियन सिटीजन है वो इन पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। उसका अधिकार है सूचना लेने का, इंफॉर्मेशन मांग सकता है। और इन पब्लिक अथॉरिटी की ये ड्यूटी बनती है कि जब भी उनसे कोई सिटीजन इंफॉर्मेशन मांगता है, सो इनकी ड्यूटी बनती है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये बात आपको समझ आई। तो बेटा राइट किसको दिया, सर सिटीजन को दिया। इंडियन सिटीजन को क्या मिला, राइट मिला बच्चों। और पब्लिक अथॉरिटी को क्या मिली, ड्यूटी। ये वर्ड मैंने बड़ा अच्छा यूज करा है कि जो हमारा इंडियन सिटीजन है जनाब, इसके पास तो राइट है,
और जो हमारी पब्लिक अथॉरिटी है इनकी बच्चों क्या है, ड्यूटी बनती है कि जब भी हमारा इंडियन सिटीजन इंफॉर्मेशन डिमांड करे तो इनकी ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट अथॉरिटी की कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये इनकी अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब इनकी जवाबदेही है बच्चों। एक बात बताइए, ये जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है? सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटियल वेलफेयर के लिए। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं आरटीओ ऑफिस, वो किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए बनाया गया, पब्लिक सर्विस के लिए। आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं डिपार्टमेंट में, किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए बनाया गया, हमारे को सर्विस देने के लिए। तो बेटा ये सारी की सारी पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। इनके ऊपर आरटीआई एक्ट बनाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो एक्ट राइट देता है सिटीजन। दैट मीन्स आरटीआई एक्ट गिव्स राइट्स टू सिटीजन। कौन सा सिटीजन? मैंने वर्ड ही लिखा है बेटा, इंडियन सिटीजन, नॉट फॉरनर। फॉरनर नहीं बच्चों, इंडियन सिटीजन। मैं इंडियन सिटीजन हूं, अगर मुझे किसी पब्लिक अथॉरिटी से कुछ जानना है तो क्या इंफॉर्मेशन ले सकता हूं? यस, उस पब्लिक अथॉरिटी से मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। और क्या उस पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है इंफॉर्मेशन देना? यस। तो इंडियन सिटीजन का तो राइट बन गया बच्चों ये, और पब्लिक अथॉरिटी की आरटीआई एक्ट में ड्यूटी बन गई कि जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है कौन? इंडियन सिटीजन, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी पब्लिक अथॉरिटी को। चलो बेटा दूर नहीं जाते, दूर नहीं जाते, एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल सुनिए। आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, क्या पब्लिक अथॉरिटी है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया क्या पब्लिक अथॉरिटी है? क्या आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है? मैंने क्या बोला? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो क्या आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है? यस, आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी। क्यों? आईसीएसआई को किसने एस्टैब्लिश करा है? आईसीएसआई को गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करा है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। आपने ये पढ़ा होगा कि आईसीएसआई को, ये आपने सुना भी होगा, आपको पता भी होगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई इज सेट अप बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये आईसीएसआई को पार्लियामेंट ने स्पेशल एक्ट बनाकर क्या करा है? ये बनाया बेटा बॉडी को। तो आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है। क्या इसके ऊपर आरटीआई एक्ट लगता है? ऑफ कोर्स यस, इसके ऊपर आईसीएसआई के ऊपर आरटीआई एक्ट लगता है। अब मान लीजिए मैं बीइंग एन इंडियन सिटीजन, मैं आईसीएसआई से जानना चाहता हूं कि पिछले साल इंडिया में 2020 में कितने नंबर ऑफ सीएस बने हैं। दोबारा सुनिए, मैं बीइंग एन इंडियन सिटीजन एक एप्लीकेशन देता हूं आईसीएसआई को आरटीआई एक्ट में, और ये जानना चाहता हूं कि 2020 में आपने कितने सीएस पास किए हैं। क्या आईसीएसआई की ड्यूटी बनती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना? आंसर इज यस। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आईसीएसआई में डिपार्टमेंट जो है, एडमिन डिपार्टमेंट, वहां पर कितने लोग काम करते हैं, कितने एसी वहां लगे हुए हैं। क्या आप वेस्टेज ऑफ मनी तो नहीं कर रहे कि जो स्टूडेंट्स फंड्स देते हैं, स्टूडेंट एडमिशन करवाते हैं, और जो सीएस, जो मेंबर, जैसे मैं सीएस हूं, हम मेंबरशिप फीस देते हैं, क्या उन फंड्स को आईसीएसआई मिसयूज तो नहीं कर रहा? मैं जानना चाहता हूं कि आईसीएसआई जो लोधी रोड में है, जहां एडमिन डिपार्टमेंट है या अदर डिपार्टमेंट है, उस बिल्डिंग में कितने स्टाफ काम करते हैं और कितने नंबर ऑफ एसीज लगे हैं, ताकि ये जान पाऊं कि मेरा जो फंड है आईसीएसआई को दिया हुआ, और जो स्टूडेंट ने एडमिशन करवाया है, फंड दिया आईसीएसआई को, क्या वो फंड वेस्ट तो नहीं हो रहा? क्या ये आईसीएसआई को बताना पड़ेगा? यस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आईसीएसआई टू गिव द इंफॉर्मेशन विच इज डिमांडेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ड्यूटी है बेटा आईसीएसआई की। अब आप शातिर बेटा स्टूडेंट, आपने क्या करा? दूसरा एग्जाम्पल लिया, आपने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि सर आपकी एक कंपनी है आशीष अरोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल, आशीष अरोरा जो क्लासेस है बेटा, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में बनी हुई है, जिसमें मैं एक डायरेक्टर हूं। तो आशीष अरोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से आप जानना चाहते हो बच्चों, आपने एप्लीकेशन दिया, आप जानना चाहते हो सर 2020 में आपकी कोचिंग का टर्नओवर कितना रहा? आपकी कोचिंग का टर्नओवर कितना है?
ये आप ये जानना चाहते हो, क्या ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी? आप टर्नओवर के बारे में जानना चाहते हो, क्या आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी? नो, ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, बिकॉज आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी। भाई आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी तो कौन है? वो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है। आईसीएसआई तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो बेटा वो पब्लिक अथॉरिटी मानी गई। आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड तो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है। क्या हमारे अंदर गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं भाई। तो क्या आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो कि कितना रेवेन्यू है? आंसर इज नो। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि 2020 में कितना टर्नओवर रहा कोचिंग का, तो क्या ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, बिकॉज एईसी प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी। अब आपको समझ आ रहा होगा सर, अब समझ आया, मैं क्लिक करा कि आप क्या कहना चाहते हो। दोबारा बच्चों एक बार जितना अभी तक पढ़ा एक बार देखिए। हमारे एक JIGL के सिलेबस में एक एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI। RTI एक्ट बेटा लगता है पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर, और ये पब्लिक अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी डालती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही डालती है। किनके ऊपर? पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर। पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी। यहां पर मेरा पब्लिक अथॉरिटी से मतलब क्या है? गवर्नमेंट अथॉरिटी। कि जब भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई इंडियन सिटीजन इंफॉर्मेशन डिमांड करे, उस पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे मैंने एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन क्या पुट करा कि मैं जानना चाहता हूं इंडिया में कितने नंबर ऑफ CS हैं। ये मुझे इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? ICSI से। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि 2020 में कितने नंबर ऑफ CS बने, ये भी मुझे पता लगेगा। तीसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि ICSI के लोधी रोड में कितना स्टाफ काम करता है और कितने नंबर ऑफ ACs में काम करता है, ये जानना चाहता हूं। इसलिए ताकि मेरे को ये पता लगे कि ICSI जो अपने फंड्स को मिसयूटिलाइज तो नहीं कर रही। तो बेटा इसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी और ICSI को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो मैंने इंफॉर्मेशन डिमांड करी है। बट सेम इंफॉर्मेशन अगर आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से पूछी जाए तो बेटा वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब आपको छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं। अभी तो बेटा आप सब CS एग्जीक्यूटिव में आए हैं, तो CS एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई बेटा बहुत थोड़ी सी क्या है? सर ये क्या बोल रहे हो बहुत थोड़ी सी? तो बेटा मैंने 2 वर्ड बोले, बहुत और थोड़ी सी, ताकि बेटा डिप्लोमेट आंसर है। जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा ना बच्चों, वो बड़ा इजी था, बट एग्जीक्यूटिव क्या है उससे 10 टाइम्स क्या हार्ड है। हार्ड इसलिए बच्चों यहां पर रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट ना आने का कारण यह है बच्चे उस लेवल से मेहनत नहीं करते। इंस्टीट्यूट कभी रिजल्ट नहीं कम देता। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि CS कम बनाना है, बच्चों का ऑब्जेक्टिव नहीं है CS बनना। उनका एम तो है बनना, बट उस लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है, और बिना पढ़ाई करे इंस्टीट्यूट बेटा आपको CS नहीं बनाएगा। अब सुनो ध्यान से, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। मिस्टर एक्स एक CS स्टूडेंट है, उसने फाउंडेशन के एग्जाम दिए, उसके 300+ मार्क्स आए, वो हवा में कि भाई मैंने तो क्या कर दिया, 300+ स्कोर कर दिया, अब मेरे आगे कौन टिकेगा। CS एग्जीक्यूटिव में आया, पूरे साल मस्ती करी जैसे फाउंडेशन में की थी, लास्ट वक्त पे पढ़ा और लास्ट वक्त में CS फाउंडेशन में स्कोर करा 300+ आउट ऑफ 400। CS एग्जीक्यूटिव में भी लास्ट वक्त पढ़ा, जोर लगाकर पढ़ा, फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया, 400 में से आए 120 मार्क्स, फेल। उसको डाउट हुआ कि भाई मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आएंगे। तो ICSI कहता है अगर किसी को डाउट है भाई आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप हमसे सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए। अब आपको बता देता हूं, सर्टिफाइड कॉपी का मतलब जो आपने आंसर शीट लिखी है वो आप मंगवा सकते हैं इंस्टीट्यूट से। अब सुनो ध्यान से, अगर आप इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करते हो कि हमें आंसर शीट दे दीजिए हमारे कंपनी लॉ के पेपर की, तो इंस्टीट्यूट कहता है बच्चे हम आपको दे देंगे, आप 500 रुपए की फीस दे दीजिए, हम आपको सर्टिफाइड कॉपीज दे देंगे, जो आपने लिखा था वही आपको कॉपी मिल जाएगी। बट अब ध्यान से सुनना, अगर आप थ्रू RTI एक्ट एप्लीकेशन देते हो ICSI को कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो 10 रुपए लगेंगे बच्चों, सिर्फ 10 रुपीज लगेंगे इंफॉर्मेशन लेने के, क्योंकि ICSI पब्लिक अथॉरिटी है। ICSI पब्लिक अथॉरिटी है
और सिटीजन का राइट है आईसीएसआई से इंफॉर्मेशन डिमांड करने का, और आईसीएसआई की ड्यूटी है इंफॉर्मेशन देने की। तो अगर बेटा स्टूडेंट अगर डायरेक्ट आईसीएसआई से सर्टिफाइड कॉपी मांगता है आंसर शीट की, तो उसको 500 रुपीज पर पेपर देना पड़ता है। बट अगर वो थ्रू आरटीआई रूट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के रूट से एप्लीकेशन देगा, सिर्फ 10 रुपए लगेंगे बच्चों, और 10 रुपए की एप्लीकेशन फीस में उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कितना बड़ा डिफरेंस है बच्चों, ह्यूज डिफरेंस है आरटीआई एक्ट का। ये बात समझे आप। आरटीआई एक्ट अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो मैंने आपको बेसिक बताई बात बेटा, क्यों आया ये एक्ट, किसके लिए आया। ये एक्ट सिटीजन को राइट देने के लिए आया, ये एक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ड्यूटी इंपोज करने के लिए आया। ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इस एक्ट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सरकार की सोच है, सरकार की क्या सोच है ये कानून बनाने के लिए, ये एक्ट क्यों बनाया गया बेटा 2005 में। एनीवन बच्चों, किसी के दिमाग में अगर आंसर आ रहा है तो बेटा बताइए, मैं आपको आंसर बताता हूं, अपने आंसर के साथ मेरा आंसर मैच करिएगा। मुझे बताइए, हमारे देश में लोकतंत्र है। सर ये लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी बच्चों, आजादी। क्या हमारी सरकार किसी की गुलाम है? नहीं सर, हमारी सरकार बेटा किसी की गुलाम नहीं है, सोवरिन पावर है। सरकार इंडिपेंडेंट अपना काम करती है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है, यहां पर या प्रजा की चलती है। हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, जिसको हम वोट डालते हैं वो हमारी उसकी सरकार बन जाती है। यही होता है बच्चों। सर बिल्कुल यही होता है, सरकार चुनी जाती है, वोट डाले जाते हैं हर 5 साल में। लोकतंत्र का मतलब जहां पर बेटा सिटीजन को सुप्रीम पावर दी गई है। तो बेटा ये एक्ट में क्या ये कह नहीं सकता, इस डेमोक्रेसी में ये एक्ट सिटीजन को और स्ट्रांग करता है। इस एक्ट के आने से इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सिटीजन को ये एक्ट और पावर नहीं देता, क्योंकि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी बेटा बनाई जाती है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मुझे बताइए। उनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर करना। मैंने बताया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस देना भाई हमें। पासपोर्ट ऑफिस क्यों बनाए जाते हैं? हमें सर्विस देने के लिए। ठीक है जी। आप देखिए इंडियन रेलवे क्यों बनाया गया? हमें सर्विस देने के लिए। आईसीएसआई क्यों बनाया गया? हमें सर्विस देने के लिए। तो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी बनाई जाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना हमको। तो बेटा अगर हम उनसे कुछ जानना चाहते हैं, अब ये पब्लिक अथॉरिटी चलती किसके पैसे से? सरकार चलती है हमारे पैसे से भाई, हम टैक्स देते हैं तब सरकार चलती है। रोड जो बनती है, ठीक है जी, जो बिजनेस में पैसा लगता है, जो देश चलता है, वो सारे हमारे पैसे से, टैक्स के पैसे से चलता है। और हमारे ही पैसों से उन पब्लिक अथॉरिटी में जो इंप्लॉइज काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे ही फंड से जो पब्लिक अथॉरिटी में इंप्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है। तो हमें ये जानने का हक है ना कि वो इंप्लॉय की ड्यूटी क्या है, वो इंप्लॉय का काम क्या है, वो इंप्लॉय कितने घंटे काम करता है, वो इंप्लॉय जहां काम करता है वहां एसी कितने लगे हैं, वहां जहां वो बैठते हैं उसका महीने का बिजली का बिल कितना आता है, ये जानने का हमारा राइट है। तो बेटा डेमोक्रेसी में ये एक्ट क्या करता है? सिटीजन को और पावर देता है बेटा। हाँ जी, तो आरटीआई एक्ट बेटा क्या है? आरटीआई एक्ट गिव्स मोर पावर और स्ट्रेंथ, गिव्स मोर पावर और स्ट्रेंथ टू सिटीजन ऑफ इंडिया। आरटीआई एक्ट बेटा क्या करता है? ज्यादा पावर देता है, ज्यादा स्ट्रेंथ देता है सिटीजन ऑफ इंडिया को। तो इस एक्ट के आने से क्या हम बोल सकते हैं हमारे इंडियन सिटीजन को ज्यादा पावर मिली है? बिल्कुल यस, इस एक्ट के आने से हमारे इंडियन सिटीजन को ज्यादा पावर मिली है, ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है। ये बात बच्चों समझ आ गई। तो आरटीआई एक्ट गिव्स मोर पावर, हाँ जी, आरटीआई गिव्स मोर पावर और स्ट्रेंथ टू सिटीजन ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी। ये भी लिख देता हूं बच्चों, इन डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बच्चों? लोकतंत्र बच्चों। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र।
अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान से समझिएगा, आप लोग अभी नए नए CS एग्जीक्यूटिव में आए हैं, मेरी आपसे एक ही एडवाइस है, बच्चों पढ़ो इस तरह से ताकि किसी और को भी पढ़ा पाओ। ऐसा नहीं गधों की तरह बच्चों पढ़ रहे हो, जितना मैंने बताया उतना ही समझ आया। खुद भी रीड करके देखो लॉ को। लॉ को पढ़ने का मजा तभी है, लॉ को समझना आप समझ तभी सकते हो जब आप वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ो। मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉमा छोड़ दो ना बच्चा, तो बेटा लॉ का मीनिंग चेंज हो जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ में कॉमा लगा था बच्चों ज्यूरिस्प्रूडेंस के बाद, तो मैंने क्या बोला, 2 पार्ट में सब्जेक्ट है ये। अगर बेटा ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ में कोई कॉमा ना होता तो मैं तो सब्जेक्ट को फिर एक ही पार्ट मानता ना। तो यहां पर लॉ में एक फुल स्टॉप डला हुआ है, एक कॉमा डला हुआ है, उसकी बड़ी अहमियत है। यहां पर एक वर्ड लिखा है मे, उसका बड़ा वैल्यू है। यहां पर एक वर्ड लिखा है शैल, उसका बड़ा वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए आप अगर बेटा पढ़ते हैं और आपको कोई सीनियर एडवाइस करता है कि पैराग्राफ में बस 2 लाइनें पढ़ ली और आगे निकल लिए, तो बेटा दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रू इंटरप्रिटेशन। वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है बच्चों। इंटरप्रिटेशन सिर्फ करेक्ट वही होती है जहां पर आप लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप हर एक चीज को वैल्यू करें, कंसिडर करें, तभी आपकी ट्रू इंटरप्रिटेशन लॉ की आ पाएगी। तो बेटा मेरा ऑब्जेक्ट यही रहता है पढ़ाते वक्त कि आपको आज तो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, कल बेटा फ्यूचर में आप खुद भी लॉ को इंटरप्रिटेट कर पाओ, पढ़ पाओ। ऐसा नहीं है पैराग्राफ को ऊपर ऊपर से मैं पढ़ाता भी बच्चों ऐसे ही हूं। हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को खुद रीड करके एक्सप्लेन करूंगा और एक हर कोमे का मतलब बताऊंगा। हर एक फुल स्टॉप के बाद जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है उसका मतलब बताऊंगा कि ये सेंटेंस को साथ पढ़ना है, जोड़ अलग से पढ़ना है। तो ऐसे बेटा मत पढ़ना कभी भी पैराग्राफ को ऊपर से। हिस्ट्री थी, अच्छा शाहजहां कब आया था, मुमताज कौन थी, बस 2-2 लाइन पढ़ ली और आगे बढ़ लिए और फट्टे चक दिए एग्जाम में, बना बना कर लिखा है, वो नहीं चलेगा बेटा लॉ में। लॉ में हर चीज की वैल्यू है, लॉ में हर एक वर्ड का मीनिंग है बच्चों, हर एक वर्ड का मीनिंग है। तो ये बात बच्चों समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा कि सिटीजन को बच्चों क्या दिया आरटीआई एक्ट ने? आरटीआई एक्ट गिव्स डैश टू सिटीजन ऑफ इंडिया। डैश मतलब क्या? राइट। आरटीआई एक्ट क्या करता है? राइट देता है बेटा सिटीजन ऑफ इंडिया का। दूसरा क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट इंपोजेस डैश ऑन द पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई एक्ट इंपोजेस डैश ऑन द पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई एक्ट इंपोज करता है बेटा, डैश में क्या फिल करोगे? ड्यूटी। आरटीआई एक्ट क्या करता है? ड्यूटी इंपोज करता है पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर। अब बच्चों आगे देखो बेटा ध्यान से। अब जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके पास 2 तरह के राइट है बच्चों। सिटीजन ऑफ इंडिया के पास 2 तरह के बेटा राइट होते हैं। कैसे 2 तरह के राइट होते हैं? सुनो ध्यान से। एक तो वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकता है बच्चों। क्या कर सकता है वो? ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकता है। और एक बच्चों वो फिजिकल एप्लीकेशन दे सकता है, जिसको ऑफलाइन बोलेंगे। फिजिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? बताइए बेटा, फिजिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल एप्लीकेशन का मतलब होता है पेपर एप्लीकेशन। पेपर पे एप्लीकेशन दी जाएगी, प्लस साथ में क्या दी जाएगी? फीस दी जाएगी। भाई इंफॉर्मेशन मांग रहे हो आरटीआई एक्ट में, तो फीस भी तो देनी पड़ेगी। यस, फीस भी लगती है। तो फिजिकल एप्लीकेशन में पेपर एप्लीकेशन, साथ में फीस लगाओ। ऑनलाइन एप्लीकेशन बच्चों क्या पेपर होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या पेपर होगा? बिल्कुल भी नहीं सर। यहां पर क्या होगा? पेपरलेस एप्लीकेशन। यहां पर पेपर यूज नहीं होगा बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर जो फीस है बेटा, आप एप्लीकेशन फिजिकल दे रहे हो तो फीस भी कैसे करोगे? फिजिकली दो, डिमांड ड्राफ्ट बना दो बच्चों। डिमांड ड्राफ्ट दे दो बच्चों, डीडी बोलते हैं जैसे, डिमांड ड्राफ्ट। जो आपने एप्लीकेशन जो दी उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट लगा दीजिए फीस का। बट ऑनलाइन में क्या होता है? पेपरलेस एप्लीकेशन है। और जो फीस है बच्चों, ये फीस भी कैसे पे करोगे? ऑनलाइन। सर कैसे? तो बच्चों डेबिट कार्ड होता है सबके पास, क्रेडिट कार्ड होता है बच्चों,
तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या करेंगे, यूज करेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे फीस के लिए। तो बेटा यहां पर एप्लीकेशन भी पेपरलेस है और फीस भी क्या है, फिजिकल नहीं, ऑनलाइन पे करिए। और इंफॉर्मेशन कहां आ जाएगी, ऑनलाइन मेल पर आ जाएगी बच्चों। और यहां पर एप्लीकेशन फिजिकल दी आपने, ठीक है जी, और आपने फीस भी क्या करा, फिजिकल आपने पे करे डिमांड ड्राफ्ट से। तो बेटा आपके पास लेटर आएगा घर पे, जो एड्रेस आप दोगे वहां पर आपके लेटर आएगा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। तो सिटीजन के पास कितने रूट है, सिटीजन के पास बच्चों 2 रूट है। सिटीजन के पास कितने रूट है, 2 रूट है बेटा। आगे बात समझ। और अगर बेटा ऑनलाइन एप्लीकेशन दोगे तो आपको www.rtionline.gov.in इस वेबसाइट पे जाना है बच्चों। हाँ जी, www.rtionline.gov.in। अगर बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ www.rtionline.gov.in, ये लीजिए बच्चों। ओहो, नो इंटरनेट, गेट इंटरनेट। तो बेटा आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये नहीं बच्चों, आरटीआई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन आपको देनी है ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। देखो ना पहले, गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हैव रीड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइन, सबमिट करेंगे। और जो आपको बेटा इन्फॉर्मेशन, आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, आपका नेम, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, ठीक है जी। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से चाहिए, किस किस रिगार्डिंग चाहिए, ये सब बातें बतानी पड़ेंगी बच्चा आपको। देखिए, टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, टेक्स्ट यहाँ पर लिखिए, इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, आप सिटीजन है नहीं है बेटा वो बताइए। तो इस तरह से बच्चा आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये नहीं बेटा, सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, मान लीजिए हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर बेटा एक पब्लिक अथॉरिटी है, उस पब्लिक अथॉरिटी का नाम है मान लीजिए कॉफ़ी बोर्ड, उसके अगेंस्ट क्या करना है, एप्लीकेशन देनी है। तो बेटा हम ऐसे फिल कर देंगे, इसके बाद अपनी डिटेल डालेंगे बेटा और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। समझ आ रही है बात। तो बेटा ऑनलाइन मैंने आपको प्रॉपर तरीका बता दिया कैसे जाना है आपको। तो वेबसाइट आप खोलेंगे www.rti, ठीक है जी, online.gov.in, वहां पर सबमिट रिक्वेस्ट पे जाएंगे। यहां पर सबमिट करके उसके बाद अपना क्या करेंगे, सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना है। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और आप कंप्लीट क्या कर सकते हैं, इस डिटेल को भर दीजिए, टेक्स्ट डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट डाल दीजिए बेटा। तो ये बेटा ऑनलाइन तरीका हो गया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपको सारी बातें अच्छे से बच्चों क्लियर हो गई हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आगे की बात सुनो। अब जो पब्लिक अथॉरिटी होती है, मैंने बोला सर ये एक्ट अप्लाई होता है बच्चों, मैंने बोला ये एक्ट अप्लाई होता है पब्लिक अथॉरिटी पे। मैंने क्या बोला, ये एक्ट किसके ऊपर लगता है, पब्लिक अथॉरिटी पे। तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है बच्चों, मैंने क्या बोला, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब यहां पर क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी। और गवर्नमेंट तो बच्चों 2 तरह की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो मुझे बताइए पब्लिक अथॉरिटी कितनी तरह की हो जाएंगी, 2 पब्लिक अथॉरिटी हो जाएंगी बिल्कुल। कैसे सर, भाई एक लॉजिकल बात सोचो, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट कितनी तरह की, 2 तरह की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो पब्लिक अथॉरिटी भी कितनी तरह की होगी, 2 तरह की होगी बच्चों। तो बेटा यहां पर बेटा मैं लिखने वाला हूं कि पब्लिक अथॉरिटी जो है वो 2 तरह की है बच्चों। पब्लिक अथॉरिटी जो है वो 2 तरह की है। हाँ जी, एक तो बच्चों कौन सी है, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी। एक का नाम क्या है, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी। और दूसरी अथॉरिटी का नाम क्या है, स्टेट पब्लिक अथॉरिटी।
ये तो बिल्कुल क्लियर होगा, वेरी मच क्लियर है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम दो तरह की अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी से और एक स्टेट पब्लिक अथॉरिटी से। सर कैसे, दो तरह की कैसे? तो बच्चों गवर्नमेंट अथॉरिटी दो तरह की गवर्नमेंट की होंगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटी है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी। और जो स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटी है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेट पब्लिक अथॉरिटी। अब सुनो, अब हर एक पब्लिक अथॉरिटी में ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे बच्चों। हर एक पब्लिक अथॉरिटी में ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे, और वो दो तरह के बेटा ऑफिसर्स होंगे। हर पब्लिक अथॉरिटी में बच्चों होता है, हर पब्लिक अथॉरिटी में दो तरह के ऑफिसर अपॉइंट्स होते हैं बच्चों। अब दो तरह के ऑफिसर का नाम सुनिए बच्चों, कौन कौन से हैं। पहला जो ऑफिसर है बेटा, उसका नाम है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या नाम है उसका? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और बेटा इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीआईओ। क्या बोलेंगे इसको? पीआईओ। और एक होता है बेटा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और इसको बच्चों क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एपीआईओ। इसको क्या बोलेंगे? एपीआईओ। ऐसी बेटा स्टेट पब्लिक अथॉरिटी में भी दो ऑफिसर होंगे। भाई सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी में कितने ऑफिसर हैं? दो। तो स्टेट पब्लिक अथॉरिटी में भी कितने होंगे? दो तरह के ऑफिसर होंगे बच्चों, और बिल्कुल सेम होंगे बच्चों। एक यहां पर कौन होगा? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा पीआईओ, आप समझ जाएंगे। एक यहां पर होगा पीआईओ, और एक यहां पर कौन होगा? एपीआईओ। एपीआईओ स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आई बात समझ? तो हर एक पब्लिक अथॉरिटी में दो तरह के ऑफिसर होते हैं बच्चों, एक पीआईओ, पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एक होता है एपीआईओ, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चाहे वो सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी हो चाहे स्टेट पब्लिक अथॉरिटी हो। सर क्या काम है? अब सुनो, हर एक पब्लिक अथॉरिटी का पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसके पास सिटीजन की एप्लीकेशन जाती है। अब मैं आईसीएसआई को एप्लीकेशन दे रहा हूं कि मुझे बताइए नंबर ऑफ सीएस 2020 में कितने बने हैं, मुझे यह भी बताइए कि आपके लोधी रोड के ऑफिस में कितने नंबर ऑफ एसी इंस्टॉल्ड है। तो बेटा ये मेरी एप्लीकेशन किसको जाएगी? ये मेरी एप्लीकेशन जाएगी आईसीएसआई के पीआईओ के पास, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। समझ आई बात? हर एक बेटा, हर एक पब्लिक अथॉरिटी में पीआईओ होता है, हर एक पब्लिक अथॉरिटी में होता है। अच्छा ये फिर दूसरा, इसका क्या काम होता है? असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। नाम ही देखो ना बेटा, असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब जो पीआईओ की रैंक से नीचे है, मतलब पीआईओ से बड़ा है, और असिस्टेंट पीआईओ क्या है? इससे छोटा है, जो इस पीआईओ की क्या करता है? असिस्टेंट मतलब हेल्प करता है। इसका रोल बेटा आगे जाकर बताऊंगा डिटेल्ड में, अभी आप नाम से समझिए कि पीआईओ जो है रैंक वाइज बड़ा होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रैंक वाइज पीआईओ से छोटा होगा। और ये असिस्टेंट पीआईओ जो है ये हेल्प करता है किसको बेटा? पीआईओ को। ऐसी स्टेट पब्लिक अथॉरिटी में भी पीआईओ है। तो बेटा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर मैं बात करूं दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट के यहां पर बेटा क्या है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीटीसी की बसेस चलती है बच्चों यहां पर दिल्ली में। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पब्लिक अथॉरिटी है। और फिर क्वेश्चन मार्क की कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है? सेंट्रल की, स्टेट की? सर स्टेट की पब्लिक अथॉरिटी है। और हर एक पब्लिक अथॉरिटी में बेटा एक पीआई होगा, तो डीटीसी का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। मैं डीटीसी को एप्लीकेशन दूंगा और ये जानना चाहता हूं कि पिछले 2020 में डीटीसी क्या मुनाफे में गई है या घाटे में गई है, कितनी नंबर ऑफ नई बसेस डीटीसी ने दिल्ली में लगाई हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। कितनी नंबर ऑफ बसेस हैं जो आज क्या है? अंडर मेंटेनेंस है,
जो खड़ी है, चल नहीं रही, मेंटेनेंस है, बस पड़ी है और चल नहीं रही बच्चों, ये सारी बातें मैं जानना चाहता हूं, तो मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ऑफिस में आरटीआई एप्लीकेशन दूंगा। वो एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? वो जाएगी बेटा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पीआईओ के पास, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। ऐसे बेटा वहां पर स्टेट पब्लिक अथॉरिटी में एक बेटा एपीआई होगा, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और ये असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करता है? हेल्प करता है किसको? पीआईओ को। तो ये आपको समझ आ गया कि एप्लीकेशन किसको जाती है? आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट जो आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो जाती है ऑलवेज पीआईओ के पास, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। आ रही है बात समझ? और अगर मान लीजिए कुछ एप्लीकेशन क्या होती है, असिस्टेंट पीआईओ एक्सेप्ट करता है, तो वो असिस्टेंट पीआईओ आगे फॉरवर्ड कर देता है उस एप्लीकेशन को पीआईओ के पास। ये डन बच्चों, बात समझ आ गई? अब मुझे बताइए आईसीएसआई क्या पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है? सर आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है ना, अभी तो हमने पढ़ा आईसीएसआई इज ए पब्लिक अथॉरिटी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा ये आईसीएसआई की वेबसाइट आ गई, ये बच्चों क्या आईसीएसआई की वेबसाइट है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बच्चों, आपको लगेगा सर जो आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल दिमाग में फीड हो रहा है, वो तो बिल्कुल। हर क्या होता है, पब्लिक अथॉरिटी अपनी वेबसाइट पर ही क्या करता है, पीआईओ की डिटेल दे देता है। बेटा देख रहा हूं इसमें हमारे आईसीएसआई का पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ देख रहा हूं बच्चों। ढूंढना पड़ेगा बेटा, सर्च करना पड़ेगा, हर एक पब्लिक अथॉरिटी की वेबसाइट पर पीआईओ की डिटेल्स होती हैं बच्चों। यही बेटा देखना पड़ेगा बच्चों। इन्होंने थोड़ा वेबसाइट को चेंज करा है बच्चों, यहीं पर बच्चों मिल जाता है। ये जो पूरी आप देख रहे हो डिटेल्स दी हुई, आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे निकाल दिया आपने। प्रेसिडेंट हमारे सीएस आशीष गर्ग, उनका नंबर दे रखा है, वाइस प्रेसिडेंट नागेंद्र डी राव, उनका नंबर दे रखा है। आप बोलोगे सर ये कैसे? अब ये रहा बच्चों, ये देखिए डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड आरटीआई। तो आरटीआई सेल कौन है? विशाल भसीन, ये आरटीआई बेटा सेल संभालते हैं, देखिए ना आरटीआई सेल, आरटीआई डिपार्टमेंट। ये सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, उनका ये फोन नंबर है। देख रहे हो बच्चों आप, यहां पर फ्रंट पेज पे मिल गया। अब आपको लग रहा होगा सर इतनी इतनी इजीली आपने नंबर निकाल लिया। तो बच्चों अब सुनो ध्यान से, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है उनको अपनी डायरेक्टरी अपनी वेबसाइट पे डालनी है, ये आरटीआई एक्ट ही बोलता है। आपको आईसीएसआई की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सबके नंबर मिल गए, आपको डायरेक्टरी मिल गई। कैसे मिले? ये आरटीआई एक्ट ऑब्लिगेशन डालता है हर एक पब्लिक अथॉरिटी पे। यही रीजन है कि इसकी पब्लिक अथॉरिटी आईसीएसआई की डायरेक्टरी इजीली वेबसाइट पर अवेलेबल है। और बेटा ये रहा उसका आरटीआई सेल बच्चों, विशाल भसीन संभाल रहे हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। इन्हीं कोई आई थिंक बना रखा होगा पीआईओ, असिस्टेंट पीआईओ, बस दिया नहीं, इतना बता दिया आरटीआई सेल में ये है। समझ रहे हो बच्चों आप? तो ये कंप्लीट बेटा लिस्ट दे रखी है आईसीएसआई में जो जो लोग जिस जिस डेजिग्नेशन पर है। तो हर एक पब्लिक अथॉरिटी क्या करती है, हर एक पब्लिक अथॉरिटी बच्चों अपनी वेबसाइट पर पीआईओ की, असिस्टेंट पीआईओ की डिटेल डालती है, जैसे आईसीएसआई की वेबसाइट पर है। तो ये बात समझ आ गई। तो एक तो बेटा पब्लिक अथॉरिटी का कौन है? पीआईओ, और एक पब्लिक अथॉरिटी में कौन होता है? एपीआईओ।
PIO स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है जी, और APIO स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब देखो ध्यान से, अब एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा आपको। अगर मैं बोलूं कि जो पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके PIO को क्या बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, बस सिंपल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटी है उसके PIO को क्या बोलते हैं, PIO ही बोलते हैं, बस आगे सेंट्रल वर्ड ऐड कर देंगे, सेंट्रल PIO। और जो पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके APIO को क्या बोलते हैं, तो उसके API को बोलते हैं असिस्टेंट सेंट्रल PIO, असिस्टेंट सेंट्रल PIO बस। और जो स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटी है उसके PIO को क्या बोलते हैं, स्टेट PIO, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और उसके API को क्या बोलते हैं, असिस्टेंट स्टेट PIO, असिस्टेंट स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। अगर मैं बोलूं CPIO तो बेटा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और अगर मैं बोलूं ACPIO असिस्टेंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और स्टेट पब्लिक अथॉरिटी जो होगी उसके वहां पर कौन सा PI होगा, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो SPIO हो जाएगा। बस ये बात बताइए, समझ आ गई, क्लियर है? आई होप ये अच्छे से बात बच्चों अभी तक समझ आ गई जितना मैंने पढ़ाया। डन बच्चों? तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे। अभी तो बेटा बहुत सारी बेसिक्स बातें हैं जो मुझे इस एक्ट में आपको बतानी है, ठीक है जी। अभी तो एक्ट शुरू हुआ है बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ, ये एक्ट अभी शुरू हुआ है। तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एक एक्ट आया बच्चों, जो सरकार लेकर आई। और ये एक्ट क्या करता है, गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज है हमारे इंडिया में उनके ऊपर ये ड्यूटीज इंपोज करता है, ऑब्लिगेशन इंपोज करता है। और जितने भी हमारे यहाँ पर क्या है सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको ये राइट देता है बच्चों कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगनी है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इन्फॉर्मेशन डिमांड करिए, आपको इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी देगी। जैसे एग्जांपल ICSI पब्लिक अथॉरिटी है, तो क्या ICSI से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? यस। बट आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की टर्नओवर जाननी है तो नहीं ले सकते, क्योंकि आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी। आगे बात समझ। फिर दूसरा हमने पढ़ा ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये एक्ट बेटा इस डेमोक्रेसी में सिटीजन को और स्ट्रॉन्ग करता है और पावर देता है। इंफॉर्मेशन लेकर सिटीजन और पावरफुल हो सकता है, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था। इस एक्ट में सिटीजन को दो तरह से राइट दिया गया इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एक तो फिजिकल रूट से, एक ऑनलाइन रूट से। ऑनलाइन रूट से मैंने आपको वेबसाइट बताई भी और दिखाई भी जहां पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरा, फिर हर एक पब्लिक अथॉरिटी के पास दो तरह के ऑफिसर होते हैं, एक होता है PIO स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और एक होता है APIO स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आई थिंक बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको। आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, यही से क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना भी आज हमने पढ़ा है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों पढ़ना आपकी चॉइस है बच्चों, किस तरह से पढ़ना, बट उसका तरीका कितने पढ़ोगे तो आप ही, बट उसका पैटर्न जो है वे जो है मैं बताऊंगा आपको पढ़ने का। देखिए कोई भी चीज पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आपके पास जो बुक्स हैं उस बुक्स को आप क्या करें, हाईलाइट करते रहे प्रोविजंस को। जैसे जिस बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कलर्ड बुक होगी बच्चों, उसमें हाईलाइट करके मैं आपको अलग अलग पेन से बेटा हाईलाइटेड होंगे उसमें प्रोविजंस। आपको पता लगता रहेगा कि ये वाला प्रोविजन सर ने हाईलाइट कर रखा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी अपनी बुक्स में हाईलाइट करना है। वो अपनी चीज़ों को शॉर्ट करो बच्चों, अपने काम को बढ़ाना नहीं है, अपने काम को कम करना है। मैं आपको JIGL की बुक 500 पेज की दूंगा, बट आपको उसको 200 पेज में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट करना है। मैं जहां जहां बच्चों अलग अलग पेन से हाईलाइट करूंगा वहां पर आपको भी बुक में अलग अलग पेन से हाईलाइट करना है, मार्कर से। सेकेंड थिंग्स, जितने भी बच्चों मैं नोट्स बनाता हूं, यहां पर आप देखिए नोट्स बना रहा हूं, ये सारे नोट आपको नोटिंग करने हैं बच्चों। मैंने कोई एग्जाम्पल लिया वो भी नोट करिए, क्योंकि लास्ट में हो सकता है आप प्रोविजन भूल जाए, बट जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, एग्जाम्पल पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा। तो जितने भी बेटा नोट्स बनाए जा रहे हैं, हैंडमेड नोट्स जो मैं बना रहा हूं, ये साथ साथ आपको लिखना है। तीसरी बच्चों, जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा उसी क्लास में आपको याद करवा के भेजूंगा, और नहीं पढ़ के आओगे तो अगली क्लास में कान पकड़ लूंगा आपके।
जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको क्लास में याद हो जाएगा, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, गो थ्रू करना है घर जाकर। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सोचो कि आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, घर जाकर आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है जी। आप मेरे पर्सनल नंबर पर जितने भी डाउट्स हैं आप वॉइस रिकॉर्ड करके, आप टेक्स्ट भेजकर मुझसे क्लियर करवा सकते हैं डाउट्स। आप डाउट भेजेंगे, आपको डाउट का रिप्लाई जल्दी ही मिल जाएगा, कुछ ही घंटों में आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा आपको टाइम टू टाइम टेस्ट भी देने हैं, इसके अलावा वो टेस्ट बेटा आपको देने हैं, वो टेस्ट चेक करके आपको गलतियां बताऊंगा वहाँ की, कि आपके टेस्ट में क्या क्या गलतियां हैं। तो ये सारी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी बच्चों। आपको डायरेक्ट फ़ोन नंबर एक्सेस दिया जाएगा, आप डाउट पूछ सकते हैं। आपको इसके अलावा कलर्ड बुक से पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगा। मेरी बुक में तो ऑलरेडी हाईलाइटेड होगा, बट आपको अपनी बुक्स में बेटा मार्कर से हाईलाइट करना है, हाईलाइटर से हाईलाइट करना है वहाँ पर। आपको जितने भी हैंडमेड नोट्स मैं बना रहा हूँ वो साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जितने भी टेस्ट होंगे बच्चों, वो टेस्ट भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको गलतियां बताई जाएंगी कि क्या गलतियां हैं। आपकी क्लास में जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन बच्चों आ चुके हैं वो भी डिस्कस करूंगा क्लास में। ये सब बच्चों मेरी क्लास का पूरा पैटर्न मैंने आपको बताया, करेक्टरिस्टिक्स फीचर बता दिए मेरी क्लास के। हर एक चीज को बेटा लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर एक चीज को डिक्टेट करा जाएगा, कुछ भी रीडिंग नहीं करा जाएगा बच्चों। हर एक चीज को रीड करके उसको, हाँ जी, कंसेप्ट को समझा जाएगा कि यहां पर लिखा है तो क्यों लिखा है। लॉ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, अगर कोई प्रोविजन लिखा है तो उसके लॉजिक तक पहुंच जाइए कि ये क्यों लिखा है, बस कहानी खत्म। मैं उसी बेटा आपको अप्रोच से पढ़ाऊंगा कि अगर लॉ मेकर ने यहां पर 30 दिन लिखे हैं तो 30 दिन क्यों लिखे हैं इस टाइम के लिए, वो 30 दिन का लॉजिक बताऊंगा आपको। तो लॉ जो मेकर ने लॉ लिखा है, हर चीज का लॉजिक है उसके पीछे, कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ का लॉजिक है। हम सुबह घर से निकलते हैं क्लास के लिए, मैं अपने काम के लिए निकलता हूँ, लॉजिक है ना भाई। आप क्या पढ़ने के लिए जा रहे हो, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि घर से निकलते और फिर से उठ चला और भाई निकल पड़े, कहीं पता ही नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ऐसा तो नहीं होता। तो हर चीज़ का लॉजिक है। तो लॉ में बेटा वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करते हैं, लॉ को लॉजिक समझते हैं, हर चीज़ को इंटरप्रिटेट करके चलते हैं, हवा हवा में नहीं पढ़ते। तो बच्चों जितना आज हमने पढ़ा, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। जितने भी नोट्स मैंने बनाए आप बच्चों नोटिंग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको बुक के दर्शन करवाए जाएंगे, जिस बुक से मैं पढ़ाऊंगा, जो बुक्स आपको मिलेंगी। फिर उस बुक से बेटा पहले मैं आपको समझाऊंगा पूरे चैप्टर की थीम, वो आपको नोट्स बनाने हैं। फिर बेटा चैप्टर हम क्या करेंगे, बुक से शुरू करेंगे। बुक्स बेटा आपको खुद अपनी ओन स्टडी मटेरियल आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा, वही बुक आपको रेफर करनी है। ICSI स्टडी मटेरियल भी आप पढ़िए साथ साथ, उसका पूरा कंटेंट हमारी बुक्स में कवर्ड है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। खुश रहिए बच्चों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और एग्ज़ाम में आपका समय कम है तो बेटा पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। हाँ जी, वो आपने कहावत सुनी होगी, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले, ऐसा आपने सुना होगा कहावत। समय कम है बच्चों आप लोगों के पास, हाँ जी, आप सब लोगों के पास समय कम है, तो आप अपनी पढ़ाई आज से ही शुरू कर दें। और CS फाउंडेशन की तरह इसको ना ले कि भैया लास्ट वक्त में पढ़कर पास हो जाएंगे, ऐसा कोई नमूना आज तक आया नहीं है, ना आएगा फ्यूचर में। ये आपका मिथ है, भ्रम है, इसको जल्दी से जल्दी निकाल दीजिएगा। आपको पढ़कर ही पास होना पड़ेगा, ये फाउंडेशन नहीं है भैया, यहाँ पर तो पढ़कर ही पास होता है बच्चा। और जिसको नॉलेज होगी वो भी इन डेप्थ डिटेल में जिसने पढ़ा होगा वही पास होगा। कोई भी दिक्कत हो बच्चों, कोई भी डाउट हो, कोई भी पर्सनल गाइडेंस हो, आपको बेटा स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा मेरा नंबर 9911548292, आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनल ओपिनियन ले सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। खुश रहिए बच्चों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।